Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara. Today we are talking about one of the most famous ode to autumn, composed by John Keats. दुनिया के एक महानतम कवि, सिर्फ 26 साल की कम उम्र में बहुत फेमस ओड्स दुनिया को देकर, बहुत फेमस कविताएं दुनिया को देकर इस दुनिया से जॉन कीट्स ने अलविदा कर दिया। इतनी कम उम्र में जॉन कीट्स कितनी बेहतरीन ओड्स लिख पाते हैं और लिखते थे, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जॉन कीट्स इज कंसिडर्ड एज इंग्लिश रोमांटिक पोएट। He was one of the main figure, important figure of second generation of romantic poets. जो अलग अलग रोमांटिक पोएट्स इंग्लिश लिटरेचर में हुए हैं, उसमें लॉर्ड बायरन, पीबी शेली, ऐसे बहुत सारे टेनिसन, ऐसे बहुत सारे जाने माने कवियों के नाम आते हैं। इन बड़े बड़े कवियों के श्रेणी में और एक नाम आता है जॉन कीट्स का। Work having been publication for only 4 years before his death due to tuberculosis. सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने जो कुछ पब्लिश किया, 4 साल के अंतराल में, इस 4 साल के अंतराल में उनकी काव्य संपदा, उनकी काव्य संपत्ति दुनिया के बेहतरीन कविताओं में जानी जाती है। John Keats was born on 31st October 1795 and died on 23rd February 1821. 1795 को जन्म हुआ, 1821 को महज 26 साल की उम्र में रोम में ट्यूबरक्लोसिस से टीबी के कारण उनकी मौत हो गई। He was in love with Fanny Brownie but could not marry due to poverty. फैनी ब्राउनी के साथ वो प्यार करते थे, पर गरीबी के कारण वो उनसे शादी नहीं कर पाए। To Autumn was composed probably on 19 September 1819. ऐसा माना जाता है कि जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे टू ऑटम, इस ओड को 19 सितंबर 1819 को लिखा गया था और उनका जो लॉन्ग रोमांस है एंडिमियन, उनके कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर है। विंटर सीजन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सीजन, बट autumn is considered less in comparison to the winter. Spring season, winter and autumn, these are different seasons. Spring season की तुलना में autumn, या जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं, जिसे हम पतझड़ का सीजन कहते हैं, इस सीजन की कोई तारीफ नहीं करता, इसके पॉजिटिव साइड की कोई बात नहीं करता, पर जॉन किट्स इस कविता में autumn के पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑटम का सीजन पतझड़ का सीजन है, फसल कटने का सीजन है, पत्ते झड़ते हैं, तो इसमें कोई अच्छाइयां देखने की कोशिश नहीं करता। पर जॉन किट्स इस कविता के माध्यम से ऑटम की, शरद ऋतु की, पतझड़ के मौसम की क्या खूबियां है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। टू ऑटम इज इंपॉर्टेंट पोएम बाय जॉन किट्स। क्या कहते हैं कविता में वो भी समझ लेते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम जो सीजन है, ये ऑटम सीजन कोहरे और पके हुए फलों का मौसम है। मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, मेलो फ्रूटलेसनेस का मतलब होता है पके हुए फलों का मौसम। माने इस सीजन में कोहरा है और पके हुए फल भी है। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, और ये कोहरा, मिस्ट और मेलो फ्रूटनेस, ये दोनों फ्रूटफुलनेस और मीस्ट, ये दोनों गहरे दोस्त है किसके? ऑफ द मैचरिंग सन। मैचरिंग सन का मतलब होता है परिपक्व सूरज, जो पूरी तरह से आसमान में अपनी प्रतिभाओं को, अपनी ऊर्जा को, अपनी गर्मी को लेकर उठता है। परिपक्व सूरज की जिगरी दोस्त, ये दोनों दोस्त थे। कौन दोनों दोस्त? मिस्ट और मेलो फ्रूटफुलनेस। Comprising with him how to load Blaise, ये दोनों कंस्पायर करते, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लीड द एंड Blaise, ये एक प्रकार का प्लान करते हैं, साजिश रच रहे हैं साजिश कि कैसे लाद दिया जाए। किसे लाद दिया जाए? विथ फ्रूट द वाइन्स दैट अराउंड द thatched eaves run,
ऐसी लताएं, ऐसे बेल जो फलों से, जो छत्तों से गोल गोल घेर लेती है। ऐसी लताएं, ऐसे बेलें जो छतों से होते हुए ऊपर जाती है, पूरे घर को घेर घेर लेती है। ऐसी लताओं को फलों से कैसे लाद दिया जाए, इसके बारे में एक साजिश चल रही है इन दोनों के बीच में, मिस्ट कोहरे के बीच में और फ्रूटफुलनेस का जो सीजन है उसके बीच में। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और लाद देना चाहते हैं, झुका देना चाहते हैं, सेबों के कारण झुके हुए जो और काई लगे हुए जो कॉटेज के पेड़ होते हैं उनको। टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट का मतलब होता है काई। कॉटेज ट्रीज को वो सेबों के कारण झुका देना चाहते हैं, उनको बेंड कर देना चाहते हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर, और सभी फलों को भर देना चाहते हैं। किससे? और फलों को परिपक्वता से, पूरे पके हुए फल अंदर तक, आखिरी सिरे तक उनको जूस से, रसों से, उसकी परिपक्वता से भर देना चाहते हैं। आगे ऑटम की तारीफ करते हुए शेली क्या कहते हैं? टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हैजल शेल्स। कद्दू गॉड को कहते हैं, कद्दू को फुला देते हैं। ये मौसम साजिश करके कद्दू को फुला देते हैं, पका देते हैं। और हैजल फल होते हैं, हैजल के फलों को छिलकों तक मीठे गिरी से फुला देते हैं। उन हैजल के फलों में मीठी गिर भर देते हैं और उसको भी आखिरी सिरों तक, छिलकों तक उनको फुला देते हैं। कैसे? विद स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। उन फूलों में, उन फलों में, कद्दू में कलियां और कलियां खिल सके, नए सृष्टि का रूपांतरण हो। इस पॉजिटिवनेस की बात को जॉन किट्स यहाँ करते हैं। फलों को फुला तो देते, साजिश तो करते हैं पेड़ों को लाद देने की फलों से, पर इन फलों के अंदर जो बीज भरे हुए हैं, उस बीज से फिर से नई दुनिया का सृजन होने वाला है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड ऑटम के सीजन के बारे में यहाँ जॉन किट्स बताते हैं। आगे क्या कहते हैं? एंड स्टिल मोर, और फिर आगे लैटर फ्लावर्स फॉर द लीव्स, सिर्फ फल नहीं और तत्पश्चात फूल खिलकर, ये जो कलियां भर जाएंगी, ये फूल खिलकर मधुमक्खियों को लुभा सके। फ्लावर्स फॉर द बीज, बीज का मतलब होता है मधुमक्खियां। ऐसे कई कलियों को फुला देंगे, उनका रूपांतरण फूलों में होगा और ये फूल कई मधुमक्खियों को आकर्षित करेंगे। फिर क्या होगा? Until they think warm days will never cease, जब तक इन मधुमक्खियों को ये लगता नहीं, ये ना सोचे कि गर्म मौसम खत्म हो गया है, गर्म मौसम खत्म होगा ही नहीं, ऐसा मधुमक्खियों को महसूस होगा। इस प्रकार से पूरे हनी के छतों को वो भर देना चाहते हैं, शहद के छत्तों को भर देना चाहते हैं। For summer has overbrimmed their clammy cells, और इस शरद ऋतु में, इस पतझड़ के मौसम में मधुमक्खियों के छत्ते चिपचिपाते मधु से किनारे तक भर जाते हैं, इतने लबालब रहते हैं वो शहद से। बीज जब आखिरी सिरों तक भर जाएंगे, जब कलियां खिल जाएंगी, फूलों का मौसम भी रहेगा, मधुमक्खियां अपने छत्तों को चिपचिपाते हुए शहद से आखिरी तक भर देंगे, टपटपाते बूंदे उसकी हमें नजर आएंगी। एंड हु हैव नॉट सीन द ऑफ्ट अमीड स्टोर। अब यहाँ पर कवि अलग उपमाओं का प्रदर्शन करते हैं। He uses different images and similes and metaphors. वो इस सीजन की कल्पना करते समय, इस सीजन की तारीफ करते समय, सीजन की तारीफ कर रहे हैं या किसी सुंदर महिला की, औरत की तारीफ कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन हो सकता है। वर्णन को जरा देखिए। Who hath not seen the oft amid the store? किसने तुम्हें अनाज के भंडारों के बीच देखा नहीं? ये कौन है जिसे लोग देखते नहीं हैं? Sometimes whoever seeks abroad may find. अब ये कौन है जो अनाज के भरे हुए भंडारों के बीच में बैठा है? शरद ऋतु, फसल के पकने का मौसम है। जिस दिशा में आप देखेंगे वहां पके हुए फल, खड़ी फसल, वहां पर सब खेतों में मेज से लेकर सारी चीजें भरी हुई है। इस अनाज से भरे हुए सीजन में
इन भंडारों के बीच में तुम्हें किसने देखा नहीं? जो कभी कभार दूर सफर पर निकलेगा वो शायद तुम्हें देखेगा। किसे? दी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर। मौसम की तुलना वो किसी स्त्री की तरह कर रहे। दी सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनरी फ्लोर। ऐसा लगेगा, वो तुम्हें देख के ऐसा महसूस करेंगे कि तुम किस तरह से बेफिक्र बिना किसी परवाह के अनाज के बीच जमीन पर बैठी हो। ये कौन बैठा है जमीन पर बिना परवाह के, बेफिक्र? द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। और अनाज को उछालती हुई हवा तुम्हारी जुल्फों को उछालती है। चावल को जो फटकते हैं, धान को जब खेतों में प्रोसेस चलती है चावल निकालने की, और हवा से जब उनके अलग कवर्स को उड़ाते हैं, तो उस उड़ते हुए विनोइंग विंड में इस महिला की जुल्फें भी उड़ रही है, अनाज को उछालती हवा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे जुल्फों को भी, तुम्हारे लटों को भी, तुम्हारे केसुओं को उछाल रही है। और ऑन बिहाफ ऑफ द रीड फरो साउंड अस्लीप। और आधी कटी हुई फसलों के बीच में और हल्के लकीरों के बीच में तुम सो रही हो। जॉन किट्स ऐसा महसूस करते हैं कि इतनी सुंदर दिखने वाली ये कोई महिला हो तो जहां पर हल चलता है, और हल के चलने के कारण मिट्टी की जो धार बनती है, उन धारियों के बीच में शायद बेफिक्र होकर बिना किसी की परवाह करके तुम सो रही हो। ऐसा एक महिला की कल्पना करते हुए कहते हैं, ड्राउस विद द फ्यूम ऑफ द पॉपीज वाइल दाई हुक। और जैसे पॉपीज के बीज, पॉपीज एक नशीली वनस्पति है जिसको प्राशन करने से नशा आता है, जैसे पॉपीज के नशीलेपन ने नशा दे दिया हो, और तुम्हारा हुक, जिस हुक से चावल के बोरे उठाए जाते हैं, उस स्पेयर्स द नेक्स्ट फैट ऑफ ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स। और जिस हुक से अनाज उठाया जाता है, तुम तो पॉपीज के नशे में जैसे धुत हो, अनाज की अगली कतार को छोड़ देता है और जो फूलों से लिपटी है, फूलों से लिपटी हुई अनाज की जो धारियों में सारी चीजें अनाज की अलग अलग रेशों में वो गिरी हुई है, उस अनाज के पौधों को जब उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि फूलों से लिपटी हुई है। और ये सुंदर दिखने वाली महिला जब हुक से उठाती है तो फूलों से लिपटी हुई इन धारियों को वो छोड़ देती है, अगली कतार में चली जाती है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर thou dost keep। और जब कटी फसल को तुम चुनती हो तो तुम किसी steady thy laden head across the brook। और ये जो अनाज कटा हुआ है उसे जब हुक से उठाती है, बांध कर अपने सर पर रखती है, उसे सर पर लाद कर झरना पार करते समय जो नियंत्रण बनता है, बैलेंस बनता है। कोई भी इस कटी हुए अनाज को जब सर पे उठाता है, वो छोटे झरने को पार करने की कोशिश करता है, तो वो जो बैलेंस वो बनाती है वो दिखता है। और बाय द सीडर प्लेस विद पेशेंस लुक। और सीडर के प्लेस, पेड़ों के पास में तुम जब पेशेंसली रुकती हो, ये जो फल पके हुए हैं, जो एप्पल पका हुआ है, और तुम उन सेब को रस निकालने वाली मशीन के पास, सीडर प्लेस माने फलों का रस निकालने वाली मशीन के पास सब्र के साथ बैठ जाती हो। एप्पल से वाइन भी बनती है, शराब बनती है सेब से। इन सेब के फलों को इस साइडर प्रेस के बाद मशीन के पास ले जाती हो, उन फलों को वहां रखती हो, और वहां से सब्र के साथ तुम इंतजार करती हो आने वाली अगली प्रोसेस का। द वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स। और इन सेबों से जब शराब निकाली जाती है, जब उसके रस को निकाला जाता है, तो ये कई आवर्स तक, कई घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया है, पर लंबे समय तक तुम उस प्रोसेस को निहारते रहते हो। सेब की टपकने वाली आखिरी बूंदों को भी तुम बारीकी से निहारते रहते हो। इस प्रकार ऑटम के सीजन में कवि की कल्पनाओं को और विस्तारित कहा है। पर वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग? जो बसंत ऋतु था उसके गीत कहां पर है? ए वेयर आर दे? ये बसंत के गीत कहां पर है, वो संगीत कहां पर है? क्योंकि ऑटम के सीजन में वसंत ऋतु का संगीत तो सुनाई नहीं देगा, थिंक नॉट ऑफ देम। पर जॉन किट्स कहते हैं भले ही संगीत ना सुनाई दे,
भले ही ऑटम सीजन स्प्रिंग्स जैसा, वसंत ऋतु जैसा बेहतर ना हो, पर तुम उसकी परवाह मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा अपना संगीत है। वसंत ऋतु के पास अपना संगीत है, पर ऑटम का, शरद ऋतु का अपना खुद का संगीत है। इसलिए ऑटम को किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। While barred clouds bloom the soft dying day, जब दिन ढलता है तब बादल सूरज के बीच में आते और चमकते हैं। ऑटम का सीजन है और सूरज के बीच में, सूरज के आगे कुछ बादल आ जाते हैं और सूरज की गर्मी के कारण वो बादल चमकना शुरू कर देते हैं, उनकी लकीरें वहां पर चमकती है। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और ऐसा लगता है कि उन बादलों से फिल्टर होकर आने वाली सूरज की चमकने वाली रोशनी, वह रोशनी मैदानों में जो कटे हुए फसल के डंठल है खेतों में, उन डंठलों पर पड़ती है और उन डंठलों को गुलाबी बनाती है। तो मौसम का सुनहरा रंग सिर्फ वसंत ऋतु में ही नहीं, ऑटम में भी दिखता है। देन इन अ वेलफुल कॉयर ऑफ द स्मेल gnats mourn, और फिर दर्द भरी आवाज में एक gnat, एक कीड़ा होता है जो अन्य कीड़ों के साथ में शोक विलाप करता है। ऐसा लगता है कि वो किसी चीज का शोक मना रहा है, क्योंकि वसंत ऋतु जाने वाला है, अभी शरद ऋतु भी खत्म हो जाएगा और फिर लंबा विंटर शुरू हो जाएगा। अमंग द रिवर swallows born aloft, और कहां पर शोक विलाप करता है? नदी के पात्र के बीच में कुछ पौधे ऊपर उठ जाते हैं और उस बहते हुए पानी में जो पौधे ऊपर आते हैं, उन पौधों के ऊपर चढ़कर वो कीड़े की आवाज सुनाई देती है जॉन किट्स को। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लीव्स और डाइज, और बहती हवा है, वो पौधा भी नदी के पानी के बीच लहरों के साथ झूल रहा है और बहती हवा के झोंके से आवाज भी कम ज्यादा होती है। ऐसा लग रहा है कि हवा के साथ साथ लाइज और डाइज, वो जिंदा रहता है कि मरता है, इस प्रकार की आवाजें कम ज्यादा हो रही है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम द हिली बोन, और पहाड़ों के बीच चढ़कर, पहाड़ों के ऊपर चढ़कर जो परिपक्व मेमने हैं, भेड़ के जो बच्चे हैं, वो पहाड़ के ऊपर जो नदी है वहां से शोर करते, वहां से मिमियाते हुए वो, और हिच क्रैकेट सिंग एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, और यहाँ पर बाड़े में रहने वाला कीड़ा है जिसको हिच क्रिकेट कहते हैं, वो अलग अलग प्रकार के आवाजों में, मंद आवाजों में अपने गीत सुना रहा है, गा रहा है, चिल्ला रहा है। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉफ्ट, और इस ऑटम के सीजन में एक रेड ब्रेस्ट नामक पक्षी भी सीटी बजाता है और लगातार सीटी बजाता है बागीचे से लगी हुई जो बाड़ी है वहां से। एंड गैदरिंग सॉलोज ट्वीटर इन द स्काईज, और आसमान में ऐसा लगता है, और आसमान में स्वैलो पक्षी आसमान में चहचहाते हुए दिखते हैं। तो वसंत ऋतु का बाद में ऑटम का वर्णन करते समय जॉन कीट्स अलग अलग उपमाओं की प्रतिभाओं के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से ये कविता इंपॉर्टेंट है। ये उनका लिखा हुआ बहुत फेमस ओड है। सुनने में ये किसी ऑटम के सीजन के, शरद ऋतु की, गर्मियों के सीजन की कहानी है, पर यहाँ के शब्द, यहाँ की इमेजेस, यहाँ के मेटाफर्स समझने में उतने भी आसान नहीं है। ये कविता लिखने में, दिखने में जितनी आसान लगती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही डिफिकल्ट है आंसर लिखने के लिए। नए शब्दों का प्रयोग जॉन कीट्स ने किया है, परिचित शब्द इसमें नहीं है, इसलिए अपरिचित शब्दों के साथ में परिचित मौसम की बात और पॉजिटिव एटीट्यूड से जॉन कीट्स इस कविता में बात करते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कविता इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।